Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is first under 7 subject social science chapter number 9 administration of the state part 1. So in last video we discussed about the history. In that we studied how did the Sultanate period was started in Delhi and India and how was it end. In this video, we are going to talk about civic administration of the state. If you remember, then in last year, 6th standard, you studied about administration of the local self-government. सेवन स्टैंडर्ड में आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है और 8th स्टैंडर्ड में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करना है. तो आज के वीडियो में ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, फिर एमएलए के बारे में हम जानेंगे. देन आफ्टर वी टॉक अबाउट गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, द फंक्शन ऑफ द गवर्नर, फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, power of the chief minister, legislative assembly, things to know, and there is an exercise given for your revision work. So as I told many times that this is your educational video, so if you are not sitting correctly, then please sit down in a proper condition and take a notebook and pen with you, because it is very important to understand prepare how to prepare the notes. नोट्स बनाना आपको सीखना ही है और जो भी वीडियो ड्यूरेशन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आपको नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि ये नोट्स बनाने की टेक्निक आपको हायर स्टैंडर्ड में बहुत ही यूज़फुल होने वाली है. तो रिगार्डिंग दैट यू हैव टू कीप योर नोटबुक एंड पेन विथ यू. ओके. Another thing that like the video, subscribe the channel and press the bell icon, because when you press the bell icon you will get notification of another part or another chapter's video. So let's start the video without wasting time. What is state government and how is state government formed? So here is the formation of the state government. That governor is at the highest post, then after chief minister, then after ministers, secretary and other department joint secretary. Here we can see कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ये जो पॉइंट है ये हमारा डिस्कशन पॉइंट है ये, और ये जो है वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो. ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से काम होता है, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होते हैं उनको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो एमपी के नाम से जाने जाते हैं. तो एमएलए क्या है, व्हाट इज़ एमएलए? तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए के नाम से जाना जाता है. इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएलए. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है. तो हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है वो फंक्शनिंग, जो इतनी बड़ी कंट्री का जो फंक्शनिंग जो है वो 3 लेवल पे होता है: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. जो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट
हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एट द स्टेट लेवल इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में स्टेट लेवल के ऊपर किस तरह से फंक्शन गवर्नमेंट करती है वो हमें यहाँ पे सीखना है, देखना है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है। व्हाट आर द रोल ऑफ मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका रोल क्या है। हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने जो लोग होते हैं स्टेट के वो अपने प्रॉब्लम्स और आइडियाज़ किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डू दे आस्क द फुलफिलमेंट ऑफ their डिमांड्स। टू अंडरस्टैंड more about these questions we shall take the एग्जाम्पल ऑफ द मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड का एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में है कि एक एपिडेमिक स्प्रेड एपिडेमिक स्प्रेड होता है कोलेरा का, और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट कितना एफर्ट लगा रही है इसको रोकने के लिए। ड्यू टू आवर lack of the awareness, this pandemic is spread very rapidly, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है घर पे रहो, 6 फीट का डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो हाथ को, पर हम लोग ये सब फॉलो रूल नहीं कर रहे, इसलिए ये पैंडेमिक जो है वो स्पीड से स्प्रेड हो रहा है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है जब ऐसे एपिडेमिक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, नेचुरल डिज़ास्टर की सिचुएशन आती है, तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड लीडर्स ऑफ योर एरिया प्रेजेंटिंग हेल्थ इश्यूज टू द लोकल हेल्थ ऑफिशियल, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द ऑफिशियल्स, बट हैव यू सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया। तो ये क्वेश्चन के लिए भी है, टेक्स्ट बुक में तो लिखा है कि आपके एरिया में जो एमएलए है उनको आप जानते हो। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ सूरत में, वहाँ के ये एमएलए का फ़ोटो है, विनोद मोरडिया, ये इनका नाम है। तो ऐसे नेट के ऊपर आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एमएलए के, आपके एरिया के एमएलए का नाम क्या है। ये उनका पूरा एड्रेस है, 108 कर्णावती कॉम्प्लेक्स, सिंगनपुर रोड, अरब बैंक ऑफ बड़ौदा, कतारगाम, सूरत। तो ये हैं एमएलए। तो एमएलए के बारे में हम जान लेते हैं कि एमएलए है क्या। तो एवरी 5 years इलेक्शन इज़ अनाउंस्ड फॉर स्टेट, जैसे लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं वैसे स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एवरी 5 years डिक्लेयर होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर पीपल फॉर ईच कंस्टिट्यूंसी, कंस्टिट्यूंसी यानी ग्रुप, जैसे आपका 7th स्टैंडर्ड में स्कूल में डिवीज़न होते हैं ABCD, वैसे ही जो स्टेट होता है वो पूरा ऐसे स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, और एक रीजन को, एक कंस्टिट्यूंसी को एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है अलग अलग पार्टी से। ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी 18 साल के ऊपर होने चाहिए, एंड वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम आवर कंस्टिट्यूंसी। A member of Legislative Assembly (MLA) is a representative elected by the voters of an electoral district constituency to the legislature of a state in the Indian system of government। यानी हर एक एरिया में से एक एक पर्सन जो है वो इलेक्शन में विन होते हैं, और इस तरह से जो विन होगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। अब यहाँ पे सैलरी की बात है कि आप अगर लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है तो आप भी ऐसे लीडर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सैलरी कितनी है। डेटा हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अक्रॉस इंडिया। मंथली सैलरी तो दिल्ली में 88,000 थी, अब वो 2,10,000 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 1,25,000 है। गोवा के जो एमएलए होते हैं उनकी मंथली सैलरी 1,14,000। झारखंड में 1,16,000, मेघालय में 1,03,000, पंजाब में 1,36,500, कर्नाटका में 1,25,000, तेलंगाना में 2,50,000। अब देखिए इतनी सारी सैलरी एमएलए को मिलती है। अब हम लोग ये सब छोड़ के डॉक्टर इंजीनियर बनने के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, उससे बेटर है
क्लास में अपना बिहेवियर चेंज करे, एक दूसरे को हेल्प करे, खुद लीडर बनने की कोशिश करे, पूरे क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आप आपकी सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, वैसे लोग आपको जानने लगेंगे। फिर इलेक्शन में आप खड़े रहो, आप इलेक्शन में विन हो जाओ और एमएलए एमपी बन जाओ, इतनी सारी सैलरी आपको मिलेगी और कंट्री के लिए अच्छा काम करो। फिर ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर बनने के बाद करप्शन करना है। अब यहाँ पे ये पूरा लिस्ट है, जितने भी स्टेट हैं हमारे, सबकी सैलरी कितनी कितनी है। तो तेलंगाना से लेके त्रिपुरा तक ये सबकी सैलरी है। सबकी सैलरी आप देखिए, 40,000 त्रिपुरा के एमएलए की है मंथली, और हाईएस्ट तेलंगाना में 2,50,000। अब इतनी सैलरी वाली जॉब कहाँ मिलेगी? इससे बेटर कोई ऑप्शन है आपके पास? करना क्या है कि लोगों की सेवा करनी है, बस इतना छोटा सा काम करना है। लीडर बनने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। अगर इतना हम कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप फ्यूचर में ऐसे मिनिस्टर बन के इतनी सैलरी आप पा सकते हो। तो ये हैं एमएलए। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज आर डायरेक्टली एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनको हम डायरेक्ट वोट दे के इलेक्ट करते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी दे बिकम the MLAs and form the government. Thus, we can conclude that MLAs are the representatives of the people. क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे में से ही कोई एक इलेक्शन में खड़ा रहेगा, फिर वो इलेक्शन में विन होके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। तो इसलिए जो एमएलए होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब कंस्टिट्यूंसी की जो मैंने अभी आपको बात की थी, तो ये है, ये देखिए अलग अलग नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये डिविजन्स है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड कंस्टिट्यूंसीज which is a specified area covering one or more district. Each such constituency has an elected representative who is a member of the legislative assembly. तो इस तरह से ग्रुप बनता है। ये गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फोटो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, गुजरात विधानसभा। ये उसके अंदर का पिक्चर है जहाँ पे ये एमएलएस बैठ के डिस्कस करते हैं। जैसे लोकसभा होती है वैसे ये विधानसभा है स्टेट लेवल पर। और गुजरात के जो मेंबर्स हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 182। गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो 182 सीट्स है। यहाँ से 26 मेंबर लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा गुजरात लोकसभा की 26 सीट्स के ऊपर इलेक्शन में जो मेंबर्स विन होते हैं उनको पार्लियामेंट में भेजता है, और राज्यसभा में गुजरात की 11 सीट रिजर्व्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होगी, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में होगा वो ज़रूरी नहीं है। जैसे सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसका नाम है विधान परिषद, जिसको अपर हाउस बोला जाता है। और सेंट्रल लेवल पर लोकसभा होते हैं, वैसे ही यहाँ स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको विधानसभा बोला जाता है। तो ये विधान परिषद अपर हाउस है और विधानसभा लोअर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। जैसे राज्यसभा परमानेंट हाउस है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वैसे ही विधान परिषद भी कभी डिसॉल्व नहीं होता है। पर विधान परिषद इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है कि नहीं रखना है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका डिसीजन चलेगा। उनको लगता है कि नहीं भाई हमारा काम ये लोगों से जो हाउस बनता है, हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं विधानसभा, उससे हमारा काम चल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे है जैसे यूपी है, तो ऐसे सारे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, पाँच छः स्टेट जहाँ पे दोनों हाउसेस है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। पर हमारे गुजरात में खाली विधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। Each state is divided into different constituencies
From each constituency, one representative is elected by the people. The number of seats in the legislative assembly differ from state to state and is decided on the basis of population. तो जैसे गुजरात में 182 सीट्स है, तो ऐसा नहीं है महाराष्ट्र में उतनी ही होगी। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ की सीट्स ज़्यादा होगी। यूपी उससे भी बड़ा है तो वहाँ पे और ज़्यादा सीट्स होगी। तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हर स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव मेंबर्स की सीट्स अवेलेबल है। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। तो जैसे लोकसभा के इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स होते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी 5 ईयर्स के होते हैं, 5 ईयर्स में एक बार होते हैं। कैंडिडेट्स कैन either represent a particular party or stand for election as an independent candidate। तो कोई भी कैंडिडेट है वो कोई पर्टिकुलर पार्टी से भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है और इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल है, कोई भी। या तो फिर वो अपने इंडिविजुअल पार्टी भी बना के खुद भी अपने हिसाब से अपना सिंबल रजिस्टर करा के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। The Legislative Assembly of Gujarat has 182 seats and is situated in Gandhinagar, which is the capital. The Legislative Assembly meets in the विट्ठल भाई पटेल विधान सभा गृह। तो ये विट्ठल भाई पटेल नाम किसके ऊपर से हमने दिया है? तो विट्ठल भाई पटेल जो हमने नाम दिया है, विट्ठल भाई पटेल जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नाम रखा है विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह, विट्ठल भाई पटेल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? तो व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। They agree on some policies and programs for a society with a view to promote collective goods. A political party has three main components: the leader, the active members, and the supporters. तो ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो एक ही सोच के ऊपर काम करने के लिए रेडी होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज कितने टाइप की होती है? तो नेशनल पार्टीज होती है और स्टेट रीजियोनल पार्टी होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलेंगे? तो ये जितनी भी डिटेल आप देख रहे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर जनरल नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। तो जितने भी वोटर्स है उसमें से मिनिमम 6% वोट 4 अलग अलग स्टेट में कम से कम 4 सीट जिसके पास आती है वो पार्टी अपने आप नेशनल पार्टी बन जाती है, और जिसके पास ये नहीं होता है वो रीजियोनल और तो स्टेट पार्टी होती है। तो ये जो डिजिट है नेशनल पार्टीज़ कितनी और रीजियोनल और स्टेट पार्टीज़ कितनी, वो हर एक इलेक्शन के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि जिसको वोट मिलेगा वो अपने आप नेशनल ग्रुप में चला जाएगा, जिसको वोट नहीं मिलेगा वो अपने आप स्टेट या तो रीजियोनल ग्रुप में आ जाएगा। अब let us learn about how a minister or the chief minister is selected from among the MLAs। तो जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिले हैं वहाँ से कोई एक को आपस में वो डिस्कस करके नॉमिनेट करते हैं, उनका नाम गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उनका नाम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अनाउंस करते हैं। द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs or gains a majority with the support of their parties and or independent candidates from the government, जिसको मेजोरिटी मिलती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, और बाकी जो जीते हैं पर जिनको मेजोरिटी नहीं मिली है वो ओपोजिशन का काम करते हैं। अब ओपोजिशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। ही और सी इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसकी हेल्प के लिए और सारे मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे किसी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया, किसी को पेट्रोलियम दिया, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया। और ये जो
मिनिस्टर से, वो डिपार्टमेंट अगर जब उनको मिल जाता है तो वो डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, और वो चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करके एजेंडास बनाते हैं, और इसलिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी वाइल द अदर पार्टी फॉर्म्स द ओपोजिशन। तो जो गवर्नमेंट बनाती है वो रूलिंग पार्टी हो जाती है, और जो गवर्नमेंट चलाती है वो रूलिंग सॉरी जो जो ओपोजिशन, यानी जो इलेक्शन में जीते हैं पर गवर्नमेंट नहीं बना सके, जिनको मेजोरिटी नहीं मिली, वो सब मिलके ओपोजिशन पार्टी बनाते हैं। तो ओपोजिशन पार्टी क्या है और उसका रोल क्या है? द पॉलिटिकल पार्टी दैट लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम्स फॉर्म्स द ओपोजिशन पार्टी। इट कीप्स अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी, यानी जो अभी गवर्नमेंट चला रही है वो पार्टी के ऊपर ये लोग पूरा का पूरा वॉच रखेंगे। उनके हर एक डिसीज़न को ये लोग चेक करेंगे कि ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है वो बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर उनको लगता है नहीं यहाँ पे लोगों को नुकसान होगा तो वो गवर्नमेंट को वार्न करते हैं, मीडिया को बता देते हैं, और इस तरह से वो लोग रूलिंग पार्टी को कोई भी डिसीजन लेने से रोकते हैं। Opposition party criticize the ruling government if it implements a policy that is not in favor of the masses. They also ensure that the ruling party does not misuse the power. क्योंकि रूलिंग पार्टी है, अभी उनके पास में गवर्नमेंट का सब पावर है। अब वो तो मन चाहे वैसा कोई भी डिसीजन लेंगे तो उनको रोकेगा कौन? तो ये ओपोजिशंस जो है, जो जीते हैं इलेक्शन पर, जिनको गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिला है, वो लोग यहाँ पे रूलिंग पार्टी के ऊपर वॉच करते हैं, इसलिए उनको ओपोजिशन बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्टून भी मैंने रखा है। तो ये जो है वो गवर्नमेंट है और ये ओपोजिशन है। अब जब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, अगर ओपोजिशन वालों को लगता है कि ये डिसीजन बराबर नहीं है तो वो उसका अपोज करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे मैंने दिखाया दोनों में डिफरेंस। Ruling party, it forms and runs the government. It plays a decisive role in for the country. It puts forward different program. Opposition का काम क्या है? It voices those views which are different from the party which enjoys the power. उनको जो पावर मिला है उसके अलावा वो कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। It criticizes the government for its wrong policies and programmed and their implementation procedures. It criticize the government for their decisions. तो ओपोजिशन का रोल जो डेमोक्रेसी में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई गवर्नर किस तरह से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स। Each minister is housed in different office premises. The Legislative Assembly is the place where all the MLAs belonging to both the ruling party and the opposition assemble for discussion. जो मैंने आपको आगे वाले पिक्चर में दिखाया है, यहाँ पे ये असेंबली हॉल है जहाँ पे ओपोजिशन के मेंबर्स भी बैठते हैं और जो जिनकी गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स भी बैठते हैं यहाँ पे। Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as a minister. तो कुछ MLAs ऐसे होते हैं जिनको मिनिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी उनको कोई डिपार्टमेंट भी देते हैं और वो MLA भी है, तो ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं, जिनको कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है, उनको MLA बुलाया जाता है। The other organ of the state government is the executive, which comprises of the governor, the chief minister and the council of minister. तो जैसे नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे यहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कोई भी लॉ होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में डिसीजंस लेते हैं। The administrative offices who work under the guidance and control of the ministers are also a part of the executive body.
The Council of Ministers are called government executives while the administrative officials are known as the administrative executives. तो जो डिपार्टमेंट जिनको मिला है, जिनको 5 years के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स बोले जाते हैं. और कलेक्टर है, कमिश्नर है, जिनकी परमानेंट जॉब होती है, जो कोई इलेक्शन से नहीं पर पढ़ लिख के वो पोस्ट पे पहुँचे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है. तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप भी यूपीएससी जीपीएससी एग्ज़ाम पास करके कलेक्टर कमिश्नर बन सकते हो. और आप में लीडरशिप की क्वालिटी है तो आप भी ऐसे मिनिस्टर्स, एमएलए या एमपी या तो प्राइम मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर भी आप बन सकते हो. तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंने एक रखा है, जो आपको रीजनल पार्टी है. छोटा मैप है, पिक्सल इसके कम है तो दिखेगा नहीं, पर अप्रोक्सीमेटली आप जान सकते हो कि किस तरह की रीजनल पार्टी होती है. अब ये गुजरात जो है, राजस्थान है, एमपी जो है, वो यहाँ पे रीजनल में नहीं दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ की जो पार्टीज़ है वो सब नेशनल लेवल की पार्टी है. जैसे बीजेपी की हम बात करें तो, ठीक है. तो ये हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर के क्या काम होते हैं और किस तरह से उनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वर्क डिवाइड होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो किस तरह से है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करके, तो सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा. अब यहाँ तक जो भी मैंने समझाया है उसमें अगर आपको कोई डाउट हो, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, देन यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम एंड आस्क योर क्वेश्चन. ठीक है. आई होप दैट आपने आपकी नोट्स प्रिपेयर कर दी होगी. अगर नहीं की है अभी तक तो ये वीडियो फिर से यहाँ तक देख लेना है, और जो जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ पोस्ट करके वो मैटर आपको नोटबुक में लिख देनी है. ठीक है. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच.